हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर लैब टेक्नीशियन डीएमएलटी एवं पीएमएलटी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमने ब्लड बैंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फीवर एंड चिल इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ विच ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। यह क्वेश्चन आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से लिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है फीवर एंड चिल यानी कि बुखार एवं सर्दी आना, चिल होना, यह कॉमन सिम्टम्स है, यह किस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शन है एलर्जिक रिएक्शन, हीमोलिटिक रिएक्शन, सर्कुलेटरी ओवरलोड, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, फीवर एवं चिल हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मिसमैच के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है फीवर एंड चिल इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ हीमोलिटिक रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हिप्स एंड इचिंग यानी कि पित्ती एवं खुजली, इचिंग आर सिम्टम्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। यहाँ पर सिनोनिम्स लिख के सिम्टम्स हैं। हिप्स एंड इचिंग आर सिम्टम्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज। यहाँ पर पूछा गया है हिप्स एवं इचिंग किस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शन है एलर्जिक, सर्कुलेटरी ओवरलोड, फिब्राइल, नॉन हीमोलिटिक या फिर फिब्राइल। तो फ्रेंड्स, खुजली एवं पित्ती आपकी एलर्जिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये उसका सही आंसर है एलर्जिक रिएक्शन। सर्कुलेटरी ओवरलोड क्या होता है, जब हम ब्लड अपनी बॉडी में सेलाइन की मात्रा ज़्यादा होती है एवं सेल्स की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स में सेलाइन की मात्रा यानी कि प्लाज्मा का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण हाइपोवोलेमिया यानी कि सर्कुलेटरी यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं जहाँ पर हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है तो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है। इसलिए हम मोस्टली पैक्ड आरबीसी का प्रेफर करते हैं, क्योंकि पैक्ड आरबीसी के दौरान हम सर्कुलेटरी ओवरलोड को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यह होता है सर्कुलेटरी ओवरलोड। इसके कारण हम कार्डियक फेलर यानी कि कंजेस्टिक कार्डियक फेलर से बचा सकते हैं। एवं फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक रिएक्शन होता है। हीमोलिटिक रिएक्शन में फीवर एवं बुखार आता है। ठीक है, जो कि अभी हम बता चुके हैं। इसमें वाइट ब्लड सेल्स के साथ कुछ एंटीजेंस एवं एंटीबॉडीज रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, तो उसमें साइटोकिन्स प्रेजेंट रहते हैं। उन साइटोकिन्स के कारण हमें चिल एवं बुखार आता है एवं यह हीमोलिटिक रिएक्शन होता है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज। यहाँ पर पूछा गया है सबसे मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा एलर्जिक रिएक्शन जो मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो अगर ब्लड ग्रुपिंग सेम भी है, ब्लड सेम है, तो भी हमें एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यह मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 1 से 6 घंटे के भीतर हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम एक्सपायरी डेट ऑफ द पैक्ड आरबीसी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर पूछा गया है पैक्ड आरबीसी को हम मैक्सिमम कितने दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। आपके ऑप्शन है 30 डेज, 25, 42, 23। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हम ब्लड बैंक को मैक्सिमम 42 डेज तक रख सकते हैं, वो भी CPDA विद सेगम एंटीकोगुलेंट ऐड करके। ठीक है, उसका सही आंसर है 42 डेज। अगला क्वेश्चन है, मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ प्लेटलेट्स फ्रॉम होल ब्लड। यहाँ पर पूछा गया है कि होल ब्लड से प्लेटलेट्स बनाने की जो सेपरेशन मेथड है वो कौन सी है। आपके ऑप्शन है लाइट स्पिन फॉलोड बाय हार्ड स्पिन, यानी कि पहले लाइट स्पिन में हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसके बाद हार्ड स्पिन में, या फिर पहले हार्ड स्पिन में उसके बाद लाइट स्पिन में, 2 हार्ड स्पिन या 2 लाइट स्पिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम होल ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे, तो सबसे पहले हम उसे हार्ड स्पिन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं एंड
उसके बाद प्लेटलेट्स के लिए हम लाइट स्पिन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं 22 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हार्ड स्पिन फॉलोड बाय ए लाइट स्पिन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट परफॉर्म रूटीनली इन द केस ऑफ डोनर। फ्रेंड्स, जब हम डोनर सिलेक्शन करते हैं तो हम रूटीनली कौन सा टेस्ट नहीं लगाते हैं, नहीं करते हैं। आपके ऑप्शन है हेपेटाइटिस, डीएटी यानी कि डायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एचआईवी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि डीएटी एक कॉम्ब टेस्ट है जो कि हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो यह रूटीन टेस्ट नहीं है। ये तीनों टेस्ट हम डोनर सिलेक्शन के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ डोनर। इनमें से कौन सा टेस्ट डोनर सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप सभी को पता होगा यूरिन टेस्ट या ब्लड डोनर सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बाकी हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, एचआईवी टेस्ट हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द 350 ml ऑफ ब्लड कलेक्शन प्लास्टिक बैग हाउ मच एंटीकोगुलेंट कंटेन। यहाँ पर पूछा गया है 350 ml ब्लड कलेक्शन बैग में कितना ml एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट रहता है। 52, 49, 30, 60। तो 350 ml बैग में 49 ml एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट रहता है, आप सभी को पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का विच एंटीकोगुलेंट ब्लड बैग आर यूज फॉर लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लड बैग को लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन करने के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि CPDA एंटीकोगुलेंट है जो कि मोर देन यानी कि लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करके रख सकते हैं 42 डेज तक CPDA। तो इसका सही आंसर है CPDA एंटीकोगुलेंट। अगला क्वेश्चन है होल ब्लड स्टोरेज टेम्परेचर इज। यहाँ पर पूछा गया है होल ब्लड को हम किस टेम्परेचर पर स्टोरेज करके रखते हैं। आपके ऑप्शन है 10 to 15, -2 to -9, 2 to 8 एंड 10 -10। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे हम होल ब्लड को स्टोरेज करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा स्टोरेज टेम्परेचर इज। यहाँ पे FFP का टेम्परेचर पूछा गया है, किस टेम्परेचर पर स्टोर करके रखते हैं। 6 to 8, -3 to -9, -30 to -40 एंड -10 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा FFP यानी कि फ्रेश फ्रोजन है, नाम से आप पता कर सकते हैं फ्रोजन यानी कि जमा हुआ। तो -30 to -40 डिग्री सेल्सियस पे हम FFP को 1 साल के लिए स्टोर करके रखते हैं। एवं प्लेटलेट को PRP को हम 2 to 4 डिग्री से 2 से 4 दिन के लिए 22 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, वो भी एजिटेटर पर, ठीक है, जिससे वो एग्रीगेट ना हो। एजिटेटर ऐसे ऐसे घूमता रहता है, एजिटेट होता है। तो 22 डिग्री सेल्सियस पे हम प्लेटलेट को स्टोर करके रखते हैं, FFP को -30 to -40 एंड पैक्ड RBC को हम 2 से 6 या 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बॉर्न ब्रांड डिसीज। यानी कि बॉर्न ब्रांड डिसीज के लिए हम क्या यूज करते हैं। FFP, क्रायोप्रेसिपिटेट, रेड ब्लड सेल्स या फिर प्लेटलेट्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि क्रायोप्रेसिपिटेट का यूज हम बॉर्न ब्रांड डिसीज एंड हीमोफीलिया डिसीज के लिए करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर है क्रायोप्रेसिपिटेट, जो कि हम PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें क्रायोप्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। विच आर यूज फॉर हीमोफीलिया, यानी कि इनमें से हम हीमोफीलिया डिसीज के लिए यूज करते हैं फैक्टर 9 कंसंट्रेट, फैक्टर 8 कंसंट्रेट, प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स एंड नन ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स, हीमोफीलिया डिसीज के लिए हम फैक्टर 8 कंसंट्रेट यूज करते हैं, क्योंकि फैक्टर 8 जो कंसंट्रेट है वो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। इसमें फैक्टर 8 में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर रहता है, जो कि हीमोफीलिया डिसीज के लिए बहुत ही यूजफुल है।
अगला क्वेश्चन है, नीडल गेज आर यूज फॉर ब्लड डोनेशन। आप सभी को पता होगा कि ब्लड डोनेशन बैग की जो निडल का साइज है वो कितना है, 10 गेज, 22 गेज, 21 गेज, 16 गेज। तो इसका सही आंसर है 16 गेज निडल का साइज होता है। अगला क्वेश्चन है, आर एच एंटीजन। अब पूछा गया है आर एच एंटीजन इसमें से कौन सा है, ए, बी, डी, नन ऑफ अबव। फ्रेंड्स आप सभी पता होगा आर एच एंटीजन डी एंटीजन होता है। आर एच एंटीजन 5 प्रकार के होते हैं, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, ई एंड स्मॉल ई। ठीक है फ्रेंड्स, हम मोस्टली कैपिटल डी एंटीजन का ही यूज करते हैं, इसी का ही हम टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप इज। यहाँ पर पूछा गया है यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप कौन सा है। आप सभी को पता होगा ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपेंट है, एवं ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर। यदि ओ नेगेटिव है तो ये आपका यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय। आप सभी को पता होगा एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई, लैंड स्टेनर के द्वारा, एवं आरएच की लैंड स्टेनर एंड वीएनर के द्वारा। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप पूछे तो केवल लैंड स्टेनर के द्वारा। आगे बढ़ चलते हैं, यह आरएच का क्वेश्चन है, विच आरएच एंटीजन इज मोस्ट एंटीजेनिक। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा आरएच एंटीजन मोस्ट एंटीजेनिक है। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा यहाँ पर हम आरएच 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा डी एंटीजन का यूज करते हैं, यानी कि डी एंटीजन ही हम टेस्ट लगाते हैं। तो उसका सही आंसर है डी एंटीजन इज द राइट आंसर, मोस्ट एंटीजेनिक। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच एंटीग्लोबुलिन प्रोसीजर इज ए टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन इन विट्रो। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा एंटीग्लोबुलिन टेस्ट प्रोसीजर है जहां पर हम डिटेक्ट करते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन को। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा IAT यानी कि इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट के द्वारा हम एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट करते हैं, एवं DAT में से हम एंटीबॉडीज का ही टेस्ट लगाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, इन द माइनर क्रॉस मैच कंसिस्ट ऑफ। तो पूछा क्या है, माइनर क्रॉस मैच हम कैसे लगाते हैं, पेशेंट सीरम, डोनर सेल्स, डोनर सीरम, पेशेंट रेड ब्लड सेल्स, पेशेंट सीरम, पेशेंट सेल्स, नन ऑफ अबव। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा पेशेंट सीरम एंड डोनर सेल्स हम मेजर क्रॉस मैच में लगाते हैं। ठीक है, एंड डोनर का सीरम एंड पेशेंट का सेल्स हम माइनर में लगाते हैं। तो इसका सही आंसर है माइनर क्रॉस मैच के लिए डोनर सीरम एंड पेशेंट रेड ब्लड सेल्स यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एंटीकोगुलेंट यूज फॉर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंटीसिरा। फ्रेंड यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सा एंटीकोगुलेंट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंटीसिरा में यूज करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर एंटीकोगुलेंट नहीं प्रिजर्वेटिव होना चाहिए। ठीक है, विच प्रिजर्वेटिव यूज फॉर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंटीसिरा। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग जो एबीओ एंटीसिरा रहते हैं ए बी एंड डी, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, या फिर उसमें जो कमर्शियली एंटीसिरा बन के आते हैं उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट रहता है। आपके ऑप्शन है 3% सोडियम साइट्रेट, 0.1% सोडियम एजाइड, फ्लोराइड एंड ACD। तो फ्रेंड्स वहाँ पे 0.1% सोडियम एजाइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यह प्रिजर्वेटिव है जो कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंटीसिरा को प्रिजर्व करके रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीसिरा आर कंटेन। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंटीसिरा में क्या प्रेजेंट रहता है, एंटीजन, एंटीबॉडीज, बोथ, नन ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंटीसिरा में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, तो उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है, एंड RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स पर एंटीजन रहते हैं, तभी एंटीजन एंड एंटीबॉडीज रिएक्शन होता है। उसका सही आंसर है एंटीबॉडीज। अगला क्वेश्चन है,
विच टेम्परेचर स्टोरेज फॉर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंटीसेरा। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंटीसेरा को हम किस टेम्परेचर पर रखते हैं? यहाँ पर आपके ऑप्शन है -2 to -8, 2 से 8, 25 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि माइनस में रखते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, 25 डिग्री यानी कि रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यानी कि जो हमारे नॉर्मल फ्रिज रहते हैं उसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कुछ मिस्टेक है, अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और एवं अपनी सलाह भी आप हमें दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।